इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा था। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई रहती है जिसका तरंगदैर्ध्य h अपॉन गतिशील कण के संवेग के बराबर होता है। तो आज हम इस द्रव्य तरंग के बारे में थोड़ा आगे बढ़े हैं और हम इसके वेग को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, वेग की गणना करने की कोशिश करें कि द्रव्य तरंग का वेग किस तरह से आता है। तरंगों के लिए आप जानते हैं वेग v = n लैम्डा, बहुत बेसिक फॉर्मूला, जहां पर n तरंगों की आवृत्ति और लैम्डा तरंगदैर्ध्य है। इसे 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा करें और आवृत्ति को हम लिख सकते हैं 1/t। तो तरंगों का वेग हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है λ/t, m = 1/t लिखकर। यह तरंगों का कला वेग है, यानी तरंग की कला जिस गति से, जिस वेग से माध्यम में प्रवाहित होती है उसे हम तरंगों का कला वेग कहते हैं। हम द्रव्य तरंगों के लिए जब कहा गया कि किसी गतिशील कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई रहती है तो हम उस तरंग का कला वेग परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका कला वेग क्या आता है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2π/t, ये तो होगा ओमेगा, और λ/2π इट इज 1/k, ये कोणीय वेग नंबर और ये कोणीय आवृत्ति। तो कला वेग हमारे पास इस तरह से आता है। द्रव्य तरंगों के बारे में बात करें, द्रव्य तरंगों का कला वेग निकालें तो द्रव्य तरंगों के लिए हम डिफाइन कर चुके हैं। ऊर्जा h×ω और संवेग h×k लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका कला वेग ω/k, तो यहाँ से हम ओमेगा का मान लें E/h×, और यहाँ से k का मान लें P/h×। इट इज नथिंग बट E/p, यानी एनर्जी और संवेग, ऊर्जा और संवेग, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमें कला वेग प्राप्त होता है। सामान्य रूप से भी आप इसे देख सकते हैं, ये हमारे पास 12mv² होता है और ये होता है mv, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 वेग के बराबर सामान्य रूप से। मैटर वेव्स में हमारे पास ये E/p आता है। इसको रखें ऊर्जा आइंस्टीनियन समीकरण से, गामा mc², जहाँ पर गामा हमारे पास रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट 1/√1 - v²/c², जो अपेक्षिकता का गुणांक है, और संवेग हमारे पास गामा mv। तो यहां से हमारे पास आ रहा है c²/v। और v/c इसको हम एक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं अपेक्षकीय सूत्रों में। v/c इज बीटा, सो इट इज c/β। और v कण का वेग और c प्रकाश का वेग है, और अपेक्षकता का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी अन्य वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता, या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग परम वेग है, अन्य वेग उससे कम ही होंगे। इसका मतलब बीटा का मान हमेशा 1 से कम होगा। तो इस सूत्र से आप अच्छी तरह से परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पर जो परिभाषा हमारे पास मिल रही है वो ये है कि द्रव्य तरंगों का कला वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा है। अपेक्षकता का सिद्धांत इसके लिए मना करता है। अपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग सबसे अधिकतम होता है।
कोई भी वेग उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो द्रव्य तरंगों का कला वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा आ रहा है। आप इससे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये कण का वेग है v, ये कभी भी c के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो वेग हमारा परिणामी वेग आएगा, कला वेग, ये कला वेग सदैव प्रकाश के वेग से अधिक आ रहा है। तो द्रव्य तरंगों के साथ ये एक एनोमली जुड़ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम इस तरह की तरंगों को किस तरह से परिभाषित करें। तो इसके लिए एक करेक्शन किया गया, एक सुधार किया गया इसमें, और वो सुधार ये था कि कण के साथ एक तरंग नहीं, एक तरंग समूह जुड़ा रहता है जिसकी कोणीय आवृत्ति बहुत कम परिवर्तनशील होती है। कोणीय आवृत्ति उस तरंग समूह में जो तरंगे हैं उनकी आवृत्तियां लगभग बराबर होती है, उनमें बहुत कम अंतर होता है। जिस तरह से आप सफेद प्रकाश में पीले रंग को देखें तो पीले रंग की दो तरंग दैर्ध्य हमारे पास होती हैं, एक 5890 एंगस्ट्रम और एक 5896 एंगस्ट्रम, दोनों में 6 एंगस्ट्रम का अंतर है मात्र। तो उसे हम एक समूह मान सकते हैं। तो यह माना गया कि द्रव्य कणों के साथ एक तरंग नहीं, तरंगों का समूह जुड़ा रहता है, और हम उस समूह वेग की गणना करें। जब तरंगें एक साथ चलती हैं तो उनका इंडिविजुअल वेग नहीं होता, समूह वेग कार्य करता है। माध्यम में तरंगों का समूह जिस वेग से चलता है उसे समूह वेग कहते हैं। समूह वेग निकालने के लिए हमारे पास कला वेग हमारे पास ये है Vp = ω/k। समूह वेग हम इस तरह से निकालेंगे dω/dk, क्योंकि अब आवृत्ति नियत नहीं है, आवृत्ति परिवर्तनशील है, तो तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तनशील होगा और तरंग संख्या भी परिवर्तनशील होगी। समूह वेग हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। समूह वेग इसे रखने पर ओमेगा का मान रखें dE/dP ऊर्जा का मान, अगर हम गतिज ऊर्जा लें तो 12 mv², उसको आप लिख सकते हैं p²/2m। इसको डिफरेंशिएट करें p के सापेक्ष, संवेग के सापेक्ष, तो ये वेग हमारे पास आता है p/m, और ये कण के वेग के बिल्कुल बराबर है। तो अगर हम द्रव्य तरंग लें, मात्र एक द्रव्य तरंग एक कण के साथ, तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पहली बात तो द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा आता है, और अगर ऐसा संभव भी है तो ये तरंग कभी भी कण के साथ जुड़ी हुई नहीं रह सकती। तो जो करेक्शन हुआ वो समूह वेग में हुआ। समूह वेग पूरी तरह से कण के वेग के बराबर आता है, इसलिए यह करेक्शन किया गया कि कण के साथ एक अकेली द्रव्य तरंग नहीं होती, लगभग समान तरंग दैर्ध्यों का तरंग समूह होता है, और इस समूह का वेग कण के वेग के बराबर होता है, जिससे यह हमेशा कण के साथ जुड़ी रहती है। ये बिल्कुल वही उदाहरण है कि आप साइकिल पर अपने दोस्त के साथ घर से निकले कॉलेज आने के लिए, दोनों आपस में बातें करते हुए आ रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का वेग बिल्कुल बराबर है, तभी आप एक साथ रह सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने अपना वेग बढ़ा लिया तो वो आगे निकल जाएगा, या दूसरा व्यक्ति अगर अपना वेग कम कर ले तो वो पीछे रह जाएगा। ऐसी स्थिति द्रव्य तरंगों के साथ नहीं हो सकती। तो करेक्शन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में यह हुआ
कि तरंगों, द्रव्य कण के साथ तरंगों का एक समूह जुड़ा रहता है। हम एक और गणना देखें इसकी। ये अपेक्षकीय ऊर्जा का मान है DE का मान। तो इसको डिफरेंशिएट करें हम, रिजल्ट हमारे पास फिर वही आता है। आप बड़े आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। p स्क्वायर का 2p और इसका हाफ, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा p 1/2 p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 m स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4 पावर माइनस हाफ, सो दैट इज दिस वन, और 1/2 यहाँ है। फिर इस p का डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज 2p c स्क्वायर, सो वो 2 से 2 कैंसिल होकर ये एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास। इसमें से m को कॉमन निकालें, द्रव्यमान को, तो ये p/mc स्क्वायर प्लस यहाँ से दिस वन, mc कॉमन निकालेंगे हम। तो ये हमारे पास यहाँ पर p/m, और ये अपेक्षकीय गुणांक बचता है। कण के लिए संवेग आप लिखते हैं mv, c स्क्वायर कॉमन निकाला है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से ये m और गामा कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ वेग। यानी द्रव्य कणों के साथ एक तरंगों का समूह जुड़ा रहता है, जिस समूह में आवृत्ति अंतर बहुत कम होता है और इस समूह का वेग कण के वेग के बराबर होता है। आप देखिए, जब इस तरह की तरंगें हमें मिलती हैं तो जब ऐसा समूह मिलता है तो उनमें व्यतिकरण भी होगा, और व्यतिकरण का प्रतिरूप हमें इस तरह से दिखाई देता है। परिणामी तरंग आपको इस तरह से दिखेगी इसमें। इसी के आधार पर तरंग पैकेट की कल्पना की गई। आगे के व्याख्यान में हम तरंग पैकेट के बारे में बात करेंगे। ये इस तरंग का प्रोग्रेसिव तरंग, जो ये देखिए दो तरंगें, एक नीली दिखाई हुई है, एक हरी वाली दिखाई हुई है, ये ग्रुप है। जिनमें आवृत्ति अंतर और तरंग दैर्ध्यों में अंतर बहुत कम है। ये पूरा ग्रुप है तरंगों का। यहाँ पर ये एक तरंग है सिर्फ, ये पूरा ग्रुप है तरंगों का। देखिए इसमें n तरंगें हैं। n कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, 4 तरंगें, 5 तरंगें, 10 तरंगें, 20 तरंगें, जो भी हो। अलग अलग तरंग के लिए अलग अलग आप तरंग समीकरण लिख सकते हैं, तरंग फलन लिख सकते हैं। परिणामी रिजल्ट हमारे पास इस तरह से आता है। तो आगे हम इसमें वेव पैकेट की बात करेंगे, तरंग पैकेट की बात करेंगे, और तरंग पैकेट को किस तरह से स्पेस में या कोऑर्डिनेट्स में कन्फाइन किया हुआ है, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से परिभाषित किया जाता है। धन्यवाद।